हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स सारा पढ़ लेंगे ताकि कभी भी बेसिक्स में प्रॉब्लम ना होने पाए। और इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल का एडवांस पढ़ेंगे, यानी कि हायर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में जो टॉपिक्स आते हैं वो। पहले हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल सबसे पहले है क्या? प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? मान लीजिए कि कोई दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे सपोज जेवलिन थ्रो है, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं, उसमें क्या है, वो 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर वो नॉर्मल कंडीशंस में है तब तो क्या होगा, वो यहां से उठेगा और ऑब्जेक्ट जा करके यहां गिर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। तो हमने जब इस चीज को यहां से थ्रो किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहां पे क्या है, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो u का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u का कंपोनेंट, और u का कंपोनेंट इधर क्या होगा, u sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ दिया हमने। x एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इन x में क्या हो गई, u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी y में क्या हो गई, u sin थीटा। u sin थीटा, हाँ, u y हमारा हो गया u sin थीटा। अब ये मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है और हमने ऊपर फेंका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स एक्सिस मतलब हम लोग इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सर क्या वाकई में 0 है? नहीं, 0 होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई एयर ड्रैग नहीं है, कोई फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं लग रहा है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में एयर ड्रैग तो रहेगा ही रहेगा, यानी वहां पे हमारा एक्स 0 नहीं होगा। तो सर हम लोग वो क्यों नहीं पढ़ते, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते। हम लोग एयर को एब्सेंट मानते हैं। जैसे फ्री फॉल में भी हम लोग एयर को एब्सेंट मानते हैं। अगर एब्सेंट नहीं मानेंगे तो वहां पे विस्कस फोर्स लगाना पड़ेगा, और विस्कस फोर्स लगाते हैं तो विस्कस फोर्स का एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है F=-bv, जिसमें b का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और एक होता है स्टोक्स लॉ का F=6π/RV। ये स्फेरिकल बॉडी पे ही लगता है, उस पे से भी फिनाइट लिक्विड। तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर आप इन चीजों को भी सुन रहे हैं और आप 11th के बेसिक्स में स्टार्ट में, तो आपको बड़ा दुरहुसा चीज लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए इसको सिंपल रखने के लिए इसमें हमने एयर ड्रैग लिया ही नहीं है, और फ्री फॉल में भी हम लोग एयर ड्रैग नहीं लेते, सिंपलिसिटी के लिए बस। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, वाई एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन है जी, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे, -g। सर -g ही क्यों लिया, +g क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन होता है, अगर आप किसी चीज को नीचे थ्रो करते हैं तो आपकी वेलोसिटी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो इसलिए +g ले लेते हैं। दूसरा, अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, आपकी वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन को -g ले लेते हैं। और तीसरा केस क्या होता है कि किसी चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं और वो ऊपर जाके फिर नीचे आ जा रहा है, इसमें भी हम लोग g को -g लेते हैं बहुत बार, और बहुत बार उससे उसके अलावा भी हम लोग और स्टेप्स करते हैं। ये जो बेसिक लॉज मैंने आपको बताया, जो साइन कन्वेंशंस बताया, बहुत जगह ये लगता है, बहुत जगह लोग दूसरा साइन कन्वेंशन भी लगाते हैं, लेकिन वो हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। फिलहाल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही मान के चलना चाहिए कि हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं और वो फिर नीचे चला जाता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, -g लेते हैं। यही मान करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी जब हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे तो कब क्या लेते हैं वो हम लोग वहां सीखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने क्या ले लिया, -g ले लिया। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। अगर कोई चीज यहां से उठ करके वहां गिरा है तो हम लोग के दिमाग में कुछ सवाल आएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां गया तो इसमें समय कितना लगा। ये जो समय है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ लाइट नहीं होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड़ान का समय। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट यहां से हमने फेंका तो कहां जाके गिरा। जैसे जेवलिन थ्रो ही है, तो जेवलिन थ्रो ही में
उसमें कि वो कितने दूर तक जाके गिरा, उसी पे उस पे स्कोर मिलता है और मेडल्स मिलते हैं। तो उसका रेंज क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, कितना दूर तक गया। गन का भी रेंज होता है, चीजों का रेंज होता है। तो सामने की तरफ आप कितना गए, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कॉल्ड रेंज। फिर हमारा होता है मैक्सिमम हाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है हमारा एच मैक्स, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एच मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके से डेफिनेशंस भी स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, अब बड़ा चाव से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए, इसको हम दूसरे पेज में आपको समझाते रहे। किसी भी मोशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको पहले से प्रैक्टिस है, आपने पहले पढ़ा है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाते हैं। लेकिन काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाने का कुछ शर्त होता है, बेसिकली कुछ ज्यादा शर्त नहीं होता है, दो शर्त होता है। एक शर्त होता है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या होता है, मोशन 1D होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए। ये दो शर्त है, इसको आप याद रखेंगे कि मोशन क्या होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे मोशन वन डायमेंशनल है? बिल्कुल नहीं, मोशन टू डायमेंशनल है। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, एक्स एक्सिस में 0 है यानी कांस्टेंट है, वाई एक्सिस में -g है यानी 9.8 यानी कांस्टेंट है। तो हमारा एक नियम तो फॉलो हो गया ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं लगा पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना चाहिए। क्या हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस इसमें लगा सकते हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम लोग एक थोड़ा तिगड़म लगाएं तो उसमें लगा लेंगे। वो तिगड़म क्या है, अपन क्या करेंगे, इसके एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व कर देंगे और वाई एक्सिस को अलग सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग एक्स एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, और जब वाई एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ वाई एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यही तो नियम था ना कि काइनेमेटिक इक्वेशंस वो एक ही एक्सिस में, एक ही डायमेंशन में लग सकता है। तो हम लोग कहाँ दो डायमेंशंस में एक साथ लगा रहे हैं, हम लोग भी तो एक डायमेंशन में एक ही बार में एक ही डायमेंशन में लगा रहे हैं। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉल्विंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्स एक्सिस को सॉल्व करते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाना है। पहला इक्वेशन क्या है, v इज टू u प्लस AT। पहला इक्वेशन है हमारा v इज टू u प्लस AT। चूंकि एक्स एक्सिस में हमने लगाया है तो यहाँ क्या लगा देंगे, vx, यहाँ ux, यहाँ क्या ax, और टाइम में tx। ये नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सेम होगा, वो अलग नहीं होता है। तो vx क्या होगा, ux क्या है हमारा, वो हम लोग पहले ही से देख रहे हैं, क्या है हमारा u cos थीटा, प्लस ax क्या है, वो तो है ही नहीं, तो ax 0 है, तो ये हमारा रहा ही नहीं, तो ये प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो आ गया vx इज टू u cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। दूसरा इक्वेशन काइनेमेटिक्स का क्या है, s इज टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ s क्या है, x का है, u भी x का है, टाइम x का नहीं है, वो सबका सेम होता है। ax तो हमारा 0 है, इससे तो हमारा जान बचा, काम हमारा आसान हो गया। तो क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी, और ये क्या हो गया हमारा sx। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as x x x x। ये इक्वेशन, इससे हमारा क्वेश्चन 2 आ गया है। ये इक्वेशन हम लोग नहीं लगाएंगे, ये आप कमेंट में बताइए कि हम लोग क्यों नहीं लगा रहे। ठीक है, तो हमारा दो इक्वेशंस एक्स एक्सिस को सॉल्व करने से आ गया, तीसरा हम लोग नहीं ला रहे हैं, ये आपको जवाब देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस, किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग
y एक्सेस। ठीक है, इसमें पहला इक्वेशन लगाएंगे, क्या है, v इजिकल्स टू u प्लस ए टी, और यहां क्या करना है, y y a y, t में ऑफ कोर्स y नहीं लगेगा। u y कितना है, u y है हमारा u साइन थीटा, u साइन थीटा, माइनस ए वाई कितना था, ए वाई माइनस जी था, तो अपन यहां क्या लगा देंगे, माइनस जी टी, तो वी वाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन थर्ड। ये फोर्थ होता अगर ये यहां पे थर्ड वाला हम लोग लगाते तो, जो कि हमने नहीं लगाया है। ठीक है, अब यहां पे एस वाई इजिकल्स टू एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगला इक्वेशन है, यहां y लगाएंगे, यहां y लगाएंगे, यहां क्या हो जाएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर माइनस कहां से आया, ये ए वाई माइनस जी डाले हम लोग, उसलिए आया एस वाई। इक्वेशन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। और यहां पे हम लोग तीसरा इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। यहां हमने तीसरा इक्वेशन लगाया है, पिछले बार हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, ये जवाब आप ही पे हम अभी भी छोड़ रहे हैं, आप ही कमेंट में आंसर करिए क्यों नहीं लगाया। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू, ए वाई की जगह क्या लिख देंगे, माइनस जी, और एस वाई को एस वाई ही रहने देते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू, देखिए यहां u पे स्क्वायर है, तो u पे स्क्वायर हो गया, u पे कैसे स्क्वायर है, एक्चुअली होल पे स्क्वायर है ना, तो u पे स्क्वायर हुआ, और साइन थीटा पे भी स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान में रहना चाहिए, कुछ बच्चे जब शुरू में 11th में आते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है, किसी से भी हो सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, लेकिन इसका फिर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 30 का होल स्क्वायर है ये, इसी को ऐसे लिखा गया है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकल गया 1/4 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं, मे बी कुछ ऐसा रीजन रहा होगा, आई डोंट नो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व होता है। तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GSY, माइनस 2GSY, और ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन हो गया हमारा फोर्थ है, फिफ्थ हो गया, 5 इक्वेशंस हमारे आ गए। सर 5 इक्वेशंस आपने क्यों लाए, क्या जरूरत था, ये जो हमारा रेंज है ना एच मैक्स है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये निकालने के लिए हम लोगों को इन इक्वेशंस की जरूरत है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग को एच मैक्स निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये इक्वेशंस निकाले हैं। चलिए अब हम लोग उन सारे टर्म्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। सबसे पहला तो आ जाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आप रिपीट कर करके इसको लिख लीजिए, अगर आपको कॉपी में लिखना है तो रिपीट मोड में सुन लीजिएगा। द
टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस हैं, इसी में से कोई इक्वेशन हमारा चारों में से लगना है। कौन सा लगेगा उसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम को दोबारा समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज जब यहां से प्रोजेक्ट होगा और यहां जाके गिर जाएगा तो पूरा टाइम लग जाएगा। यानी एक कंडीशन तो पता चल रहा है कि पूरा टाइम जब लग जाएगा तो SY 0 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा। जब पूरा टाइम आप दे देंगे तो ऑब्जेक्ट उठेगा और जाके गिर जाएगा, यानी SY 0 हो जाएगा। तो हम लोग एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि SY 0 करने वाला इक्वेशन ये है। सर SY वाला इक्वेशन ये भी है, ये क्यों नहीं लगाएंगे? तो इसमें आप बताइए कि इसमें टाइम है कहाँ जो आप टाइम निकालेंगे? यानी SY वाला इक्वेशन हमारे पास 2 ही है, यहाँ SY और SY वाला इक्वेशन 2 ही है जिसमें टाइम ऊपर वाले में। तो हम लोग कौन सा लगा सकते हैं? 4th इक्वेशन से। सर हमको कैसे पता चलेगा? ये कंप्लीटली प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ये शुरू से नहीं आ जाना है। डेरिवेशंस क्या होता है? डेरिवेशंस कोई किसी भी चीज़ का होता है, उसमें हम लोग किसी कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं और अपने मेथड से पहुंचते हैं, लेकिन खाली ध्यान इन बातों का रखना होता है कि आप गलती से भी कोई टेक्निकल एरर स्टेप ना अपनाएं। तो इसीलिए जिन लोगों ने डेरिवेशन शुरू में किया वो अपने दिमाग में सोचते सोचते डेरिवेशन तक पहुंचे और उन्होंने वो डेरिवेशन आपको दे दिया। अब आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप खुद से सोच सोच के डेराइव कीजिए और सही प्रोसेस निकाल दीजिए। आप कभी कभी सुनते होंगे कि किसी ने थेल्स थ्योरम को 400 मेथड से प्रूफ कर दिया, तो ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन इस पे टाइम ज़ाया करने की जगह पे हम लोग जो चलाया मेथड है उसको अपना लेते हैं। जब अपना लिए, आपने अपने से तो किया नहीं है, तो आप भूलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसमें हमने यही क्यों किया, उसमें हमने वही क्यों किया। तो यही वही नहीं करना है तो आप अपने से भी कुछ कर सकते हैं, बट जो स्टेप्स आप लेंगे वो मैथमेटिकली और फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। अगर वहां एरर हो जाएगा तो फिर वो डेरिवेशन सही नहीं माना जाएगा। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो शुरू से परंपरा चली आ रही है उसको हम लोग सीख लें और उसको हम लोग किसी तरह से समझ के प्रैक्टिस करके याद कर लें। सर इससे क्या हमारा लर्निंग हो पाएगा? बिल्कुल लर्निंग हो पाएगा। लर्निंग इसलिए हो पाएगा क्योंकि जब आप दूसरे को इमिटेट करना सीखेंगे तो आप खुद से बनाना भी सीखेंगे। ये लर्निंग का आगे का प्रोसेस होता है। पहले चीज़ों को आपको इमिटेट करना पड़ता है और इमिटेट करने के बाद आप नया चीज़ कर पाते हैं। ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग चले आते हैं टॉपिक पे। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि सर 4th इक्वेशन ही क्यों, तो उसी के लिए हमने ये कहानी आपको पूरा बताया। 4th इक्वेशन से, बाय 4th इक्वेशन हमारा क्या है देखते हैं। ये है SY इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी। SY इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट होने के लिए फॉर t इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा t होने के लिए SY क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। चलिए दोनों वैल्यूज को वहां डाल देते हैं। तो SY 0 हो गया और इधर क्या हो गया? u साइन थीटा, t के जगह पे क्या डाल देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, उसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर इज टू यू साइन थीटा टी। इस टी से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये हाफ जी इधर बचा है तो हाफ का 2 इधर चला जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछता है, मोर ऑफेनली पूछता है, फेवरेट टॉपिक है। तो हाफ जो है यहां ऊपर चला गया तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया? 2u साइन थीटा बाई जी। और इससे कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनाया जाता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है कि डेरिवेशंस को कॉन्सेप्ट्स आपको पता रहना चाहिए ताकि कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप डेरिवेशन करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लें। तो ये हमारे पास हो गया, देखिए टी है
हाफ गया, जी डिवाइड में गया, तो इसलिए आ गया क्या 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल गया, अब अपने को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है रेंज। रेंज, तो रेंज का डेफिनेशन क्या होता है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज किससे निकलेगा, रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो आप y वाला तो नहीं लगाएंगे आप, यानी कौन सा लगाएंगे, आप x वाला लगाएंगे। इसमें x है क्या, sx है, दूरी है, दूरी इसमें नहीं है, इसमें दूरी है नहीं, इसमें दूरी है, ठीक है। तीसरे वाले में भी होता लेकिन हमने तो ये लाया ही नहीं, तो इसको लगाएंगे हम लोग sx इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। sx बाई सेकेंड इक्वेशन sx इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा t। लेकिन फिर कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये पूरा रेंज ट्रैवल कर लिया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा रेंज ट्रैवल कर लेगा तो वो टाइम भी तो पूरा लगा लेगा, यानी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा चुका होगा। तो फॉर कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग sx टू बी आर रेंज होने के लिए टाइम क्या होना चाहिए, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए मतलब sx है ये 2u साइन थीटा बाई जी होना चाहिए, ठीक है। चलिए इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा sx के बदले डाल देंगे अपन r, sx के बदले r डाल देंगे और u cos थीटा, और t के बदले क्या डाल देंगे, कैपिटल T डालेंगे। अगले पेज में चले आते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी, और t का वैल्यू अपन क्या डाल रहे हैं, u cos थीटा इंटू 2 क्या लाए थे टाइम का हम लोग, 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ गया हमारा रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा कैसे हो गया, याद रखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है और फिजिक्स में ये बार बार आता है, मल्टीपल टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं क्लास के बीच में जो बताता हूँ आप लोग को एकदम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब मैंने बच्चों को काफी साल से पढ़ाया तो आई फेल्ट कि बच्चे यहाँ लैग कर जा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, और उनको लग रहा है कि बहुत मामूली सी बात है, लेकिन वो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जो आसान है, जो याद रखी जा सकती है, उसको क्यों भूलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यूज याद नहीं रहता है अलग अलग एंगल्स पे। तो आप इसको जितने जल्दी याद कर लें, प्रीफिक्सेस है ऑटो फेम टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, ये जो है आपको पूरा याद रहना चाहिए। इसका क्या क्या वैल्यूज है याद रहना चाहिए। इसको कैसे याद रखते हैं उसके लिए हम किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने चाहिए क्योंकि आपको प्रीफिक्सेस यूज करना पड़ता है। उन्हीं सारी चीजों में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैल्यू आपको याद रखना है, और जिन लोगों को याद है सो मच सो गुड, उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम लोग का तीसरा टर्म बच गया क्या, मैक्सिमम हाइट, कि हमने मैक्सिमम हाइट यहां हमारा ऑब्जेक्ट कितना गया, एच मैक्स कितना गया। एच मैक्स का कंडीशन क्या होगा, एच मैक्स का कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे टाइम जो होगा हमारा, नहीं ये तो अभी गेस कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे एक्चुअली मैं लिखने वाला था, क्या मैं बताता हूँ। टाइम जो होगा हमारा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा,
t हाफ लगेगा, यहां पहुंचने में आधा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोगों ने अभी प्रूफ नहीं किया है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लगा रहे। तो हम लोग दूसरा कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी y का कितना होगा, 0। मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे Vy 0 होता है। यहां पे Vy 0 होता है। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ux थी, और यहां पे वेलोसिटी क्या था, uy था। ux कितना था, u cos थीटा था, uy कितना था, u sin थीटा था। जैसे जैसे ये ऊपर और आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी बदलेगी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी यही नहीं रह जाएगा, वेलोसिटी बदलेगी। यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो vy हो जाएगा, यहाँ का वेलोसिटी vx हो जाएगा, और आगे भी vx vy होगा, जो हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे सॉल्व करके निकालेंगे, हम लोगों ने vy vx का ही तो इक्वेशन लाया है। ये हमारा vx का इक्वेशन है और ये हमारा जो है vy का इक्वेशन है। तो कहाँ पे क्या होगा, ये इन इक्वेशंस के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। इस पे एक डेरिवेशन भी है जिसको हम लोग करेंगे, ध्यान में रखते हैं हम लोग। यहाँ पे vy 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे। इस पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे vy पे वेलोसिटी 0 है, vy मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है। कौन सा, y एक्सेस वाला। जबकि x एक्सेस वाला जैसे था वैसे ही चलेगा, वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। x इज नॉन जीरो, ध्यान रखना है। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वहां हमारा vy 0 है, तो हम लोग कंडीशन क्या लगा सकते हैं, vy 0 है, और हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए y एक्सिस में हाइट होता है, तो हाइट के लिए कौन सा इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, हाइट के लिए अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ये लास्ट वाला। इसमें देखिए sy है, और वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग को कुछ छेड़छाड़ करना है तो वेलोसिटी का टर्म भी है। सर कैसे पता चला, यही हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रैक्टिस से करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है, इसको हम लोग ध्यान देख लेते हैं और यहाँ हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया हुआ है हमारा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या था उसके बाद माइनस 2g s, 2g माइनस 2g sy, y का यानी हाइट। तो एट sy इज इक्वल टू एच मैक्स, जब एच मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, तो हमारा vy उस वक्त क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डाल दीजिए 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और ये sy क्या हो जाएगा, एच मैक्स। ये दोनों वैल्यू हमने डाल दिया, तो 2g एच मैक्स माइनस है, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आ गया। मैक्सिमम हाइट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसको ध्यान रखिएगा। तो रेंज भी हो गया, और तीसरा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ किया है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तीन चीजें हो गई। अब हम लोग को चौथी चीज में चलना है। चौथी चीज है हमारी ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या होता है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल को, उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल यहां से उठ करके यहां गया, ये जो पाथ है, ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक, मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग कोनिक सेक्शन में, पैराबोलिक पाथ है। तो इस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं।
तो ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम लोग किन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे? हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन नहीं, हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन से टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये टाइम निकाल लेंगे बाई सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बाई सेकंड इक्वेशन बाई सेकंड इक्वेशन क्या हो गया? t इज इक्वल्स टू एस एक्स बाई यू कॉस थीटा। टाइम आ चुका है। अब हम लोग को ट्रैजेक्टरी चाहिए, यानी पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है? हम लोग को डिस्टेंस का यूज करना है और वाई एक्सिस का यूज करना है। तो ये हमारा वाई एक्सिस का यूज करेंगे। यहाँ टाइम वहां से डालेंगे जो हम लोग लाए हुए हैं। तो एस वाई हमारा क्या है? बाई फिफ्थ इक्वेशन था वो, बाई फिफ्थ इक्वेशन एस वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। रिपीट कर देते हैं पहले, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। तो एस वाई इस तरीके से क्या हो जाएगा? एस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा, और टी के जगह पे क्या डालेंगे अपन? एस एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी के जगह पे एस एक्स का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हमने बताया था कि कैसे होता है। यहां देखिए यू यू कैंसल आउट हो जाएगा, यू यू कैंसल आउट हुआ, ठीक है, यू यू कैंसल आउट। एस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एस एक्स टैन थीटा, टैन थीटा कैसे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा माइनस हाफ जी एस एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया, जिसमें आप अगर नोटिस करें यहाँ स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से यहाँ पे ये पाराबोला हो रहा है, क्योंकि पाराबोला का इक्वेशन हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज प्लस टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप जब पाराबोला का इक्वेशन पढ़ेंगे, सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये पाराबोला के इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो ये हमारा पाराबोलिक पाथ आ गया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है।